हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को मेरी तरफ से। बहुत बहुत मकर संक्रांति। या दोस्तों, हैप्पी दही चूड़ा, हैप्पी मकर संक्रांति। जिसके यहाँ जो भी पर्व मनाया जाता है उसको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। कैसे हो आप लोग। बढ़िया चल रही पढ़ाई। आंसर देने से पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। बढ़िया, सब लोग बढ़िया हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब लोग बताओ कैसे हो आप लोग। हम भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। चलो चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा हूं तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करना है। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। जबरदस्त पढ़ाई करना है। इस बार एग्जाम को निकालना है ना। इस बार एग्जाम को निकाले बिना मानना नहीं है। बढ़िया ढंग से पढ़ाई करना है, जबरदस्त पढ़ाई करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है, बेहतर इंसान। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। इस बार सिलेक्शन लेके आना है। तो शुरू किया जाए काउंटडाउन। चलो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कराएंगे आज अच्छे से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी तौर पर परिभाषित करता है। Which one of the following the best defines as a economy of India। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सी एक ऐसी चीज है जो बेहतरीन ढंग से परिभाषित करती है। ठीक है, चलो खुशामदीद खुशामदीद, आपकी दुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। तो देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो मैंने आपको पढ़ाया कि मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी। आंसर इज ए। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र प्लस सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकार, साथ साथ होते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा आ गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा कंसेप्ट आ गया, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। दूसरा आ गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, राज्य या सरकार, ठीक है, ही प्रमुख होती है। राज्य, और राज्य कह सकते हो या सरकार कह सकते हो, यही प्रमुख होते हैं। वही चीज समाजवादी व्यवस्था में भी होता है। जैसे रूस में और क्यूबा में, रूस और क्यूबा में इसी प्रकार की व्यवस्था है। रूस और क्यूबा में इसी प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिबरल इकोनॉमी बोलते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, है ना। गुड इवनिंग टू एवरीवन, मेरे सभी बच्चों को नमस्कार, प्यार। ठीक है, उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहां पर खुलापन होता है, यानी कि सरकार नियंत्रण नहीं लगाती, सरकार के नियंत्रण से मुक्त रहते हैं, फ्री रहते हैं। सरकार के नियंत्रण से चीजें क्या रहती है, मुक्त रहती है, फ्री रहती हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया, पहले प्रश्न का आंसर हो गया ए। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हाँ, नोट भी करना है तो फटाफट नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। और आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाती है ना, पीडीएफ आपको तो मिल ही जाती है। चैट को प्राइवेट कर दीजिए। ओके, प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट करने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाने का। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है। Which one of the following economic activities provide the employment of the maximum number of the people of India।
बताइएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर्यटन, विनिर्माण, कृषि और खनन 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप सभी को पता है, इसका आंसर सी लगेगा। सब लोग सी लगा दो, सब सी लगा दो। अब देखो कृषि जो है सबसे ज्यादा रोजगार देती है। इसमें कितना % लोग लगे? 60% से ज्यादा लोग लगे हैं कृषि में। ठीक है, 60% से ज्यादा लोग लगे हैं। लेकिन ये नोट करते चलिएगा जो जो मैं लिखा हूं। जीडीपी में कितना % योगदान देती है? 17 से 18% योगदान करती है। 17 से 18% का योगदान हमारी जीडीपी में करती है। विनिर्माण की बात करें तो विनिर्माण 25 से 28% हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। ठीक है, और पर्यटन के मामले में हम टॉप 10 कंट्री में हैं। टॉप 10 कंट्रीज में हम पर्यटन के मामले में इंडिया है। तो इसका आंसर तो फिलहाल एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा, है ना, एग्रीकल्चर होगा। बस क्लास अभी से स्टार्ट है और कल से इसका टाइम सुबह 11 बजे कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी लोग। अभी बस जस्ट शुरू हुआ है, अभी बस दूसरा तीसरा प्रश्न है। सभी लोग आंसर देंगे। कौन सा चतुष्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? यानी चतुर्थ क्षेत्र, यानी कि 4th सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखो बताओ जल्दी से, सूचना और तकनीकी, खनन, विनिर्माण या मत्स्य पालन, कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो देखो मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे, मैंने, है ना, मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे, है ना। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र किससे जुड़ा है? कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पशुपालन से जुड़ा हुआ है, मछली पालन से जुड़ा हुआ है। फिर है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र ये किससे जुड़ा हुआ है? ये विनिर्माण से जुड़ा हुआ है। इसमें गैस, बिजली ये सब आता है। फिर आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? जैसे आईटी सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, ये सब इसमें आता है। ये सब इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्यारह बजे वाली क्लास अब नहीं होगी। इकोनॉमिक्स बस जल्दी ही समाप्त होने वाला है। फिर हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? ज्योग्राफी। ठीक है, चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, कोई बता सकता है मत्स्य पालन में हम लोग कौन सी पोजीशन पर है? अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर दीजिएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार कितने महीने में मिलते हैं? द नेशनल बोर्ड ऑफ द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मीट वंस एवरी ईयर इन अ मंथ। कितने महीने में मिलते हैं? 6 महीने में। इसका सब लोग 6 महीने लगा दो, सब लोग 6 महीने लगा दो कि सब कितने महीने मिलते हैं? 6 महीने में एक बार उनको मीटिंग करनी होती है। कितने महीने में? 6 महीने में। ठीक है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं ये। सब लोग 6 महीने से भर दो पूरा एकदम चैट। बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट वाज द पास्ड इन द ईयर। किस साल पास हुआ था भैया? किस साल पास हुआ था? जल्दी जल्दी बताइएगा। 2002 में नहीं, 2004 में भी नहीं। सब लोग आंसर देंगे, ना 2002 ना 2004। आंसर है 2006। 2006 आंसर है। 2006 आंसर का क्या मतलब हुआ? 2006 आंसर का क्या मतलब हुआ कि इसी साल क्या लागू हुआ था? मनरेगा। मनरेगा भी इसी साल लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2006।
बहुत तेज गर्मी है। 2006 इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ए सब लोग ए से भर दो पूरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? जैसे कृषि, विनिर्माण, खनन या मछली पालन। बताइएगा कौन से एक प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, विच इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये देखो सब गलत बता रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। और लोग कहां हैं? तो इसका जवाब होगा विनिर्माण। विनिर्माण क्षेत्र क्या है? विनिर्माण क्षेत्र क्या है? ये द्वितीयक क्षेत्र आता है, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंड सेक्टर। विनिर्माण या कंस्ट्रक्शन क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र। ज्योग्राफी का क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। चलो अगला प्रश्न आ गया, हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? किसी भी तरीके से क्वेश्चन को गलत नहीं होने देंगे। मेरा पढ़ाया सबकी समझ में आता है? पहले तो ये बताओ, मेरा पढ़ाया सबकी समझ में आता है? सब लोग बोलो, सब लोग बोलेंगे। तो देखो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वाला, कृषि वाला, द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण वाला, तृतीयक क्षेत्र जिसे क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, 54% है हमारी जीडीपी में, 54% योगदान है, और इसमें मात्र 6 से 7% लोग लगे हैं। ठीक, ये आईटी इंडस्ट्री वाला सेक्टर है। ठीक है, 3 सेक्टर होते हैं, 3। आंसर इज बी। थोड़ा फास्ट नहीं बेटा, फास्ट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, संयंत्र और मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश कितना होना चाहिए? ठीक है, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म माइक्रो इंडस्ट्रीज का निवेश कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ द माइक्रो इंटरप्राइजेस इन द प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 25 लाख से अधिक, यह भी नहीं पढ़ाया टॉपिक। 25 लाख से 50 लाख से अधिक, फिर 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, फिर 25 लाख से अधिक होना चाहिए। कितना इसका आंसर लगेगा? जल्दी से बताइएगा, कितना होना चाहिए? क्वेश्चन मजेदार है, क्वेश्चन मजेदार है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसका आंसर होगा 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 25 लाख, नॉट मोर देन 25 लाख। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपको बढ़िया से इसमें बैंड बजाना है। अगला है, कौन से एक पूंजीगत वस्तु है, वस्तु नहीं है, सॉरी, पूंजीगत वस्तु नहीं है। देखिए कैपिटल, व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स नहीं है। ठीक है, तो पहला है उपकरण, दूसरा है भोजन और वस्त्र, तीसरा है मशीन और चौथा है ट्रक। कौन से एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? पूंजीगत वस्तु याद करो, मैंने बताया था। देखो पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु का मतलब है जैसे ये बोर्ड है, ये जैसे बोर्ड है जिस पर आप पढ़ रहे हो, ये पूंजीगत वस्तु है। जैसे ये कमरा है, ये पूंजीगत वस्तु है। जैसे कोई, जैसे कार है, वो पूंजीगत वस्तु है।
वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त आंसर, एकदम मजा आ जाता है तुम लोग अगर इतना बढ़िया आंसर देते हो, खुश हो जाता हूं मैं। तो इसका जवाब होगा भोजन और वस्त्र, ये मशीन वह जो है पूंजीगत वस्तु नहीं है, ठीक है। भोजन और पूंजीगत जो है निवेश भी होता है, जैसे किसी प्लॉट खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, है ना। आप लोग पक्का सिलेक्शन लेकर आओगे इस बार, ताबड़तोड़, जबरदस्त। अगला प्रश्न, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था? Which economics developed the international trade theory based on the comparative advantage and the specialized in 1817? जल्दी से आंसर बताइएगा। आंसर इसका क्या होगा? पॉल क्रूमैन, गैरी बेकर, मिल्टन फ्रेडमैन या डेविड रिकार्डो? क्या होगा इसका आंसर? रिकार्डो का सिद्धांत। अच्छा चलो तुम लोग एक आंसर बताओ कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। किसने कहा था? अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को प्रचलन से बाहर। बिल्कुल, थैंक यू। बताओ किसने कहा था अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ये ग्रेसम का नियम है। अब ग्रेसम का नियम देखो एकदम सिंपल है। जैसे आपके पास नोट होती है, मान लो 500 की एक नई नोट है और 500 की पुरानी नोट है। नहीं उल्टा है, ये उल्टा हो गया। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करती है, वही मुझे लग रहा था। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, प्रचलन से बाहर कर देती है, ठीक है। ग्रेसम का नियम, जैसे आपके पास 500 की नई नोट है तो उसे बचा कर रखते हैं। 500 की अगर पुरानी नोट हो तो उसे लोग क्या करते हैं, जल्दी खर्च करने के मूड में रहते हैं, कहीं फट न जाए। ग्रेसम का नियम, वेरी गुड। अगला है क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? Which of the following the activity is called gold collar profession? ठीक है, सोने के आकार का। बताओ जल्दी से। गोल्ड कॉलर जॉब कौन सी होती है? देखो ऐसा होता है, गोल्ड कॉलर जॉब का मतलब लिखिएगा, गोल्ड कॉलर जॉब का मतलब होता है, लिखेगा स्पेस, अंतरिक्ष। ये 5वें सेक्टर की जॉब होती है, 5वें सेक्टर की जॉब होती है, ठीक है। अंतरिक्ष, आईटी सेक्टर एंड शोध, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, से रिलेटेड जॉब होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब, ठीक है। एक होता है पिंक कॉलर जॉब, एक होता है पिंक कॉलर जॉब। पिंक कलर जॉब का मतलब होता है जो रिसेप्शन का काम, जैसे लड़कियों को ही रिसेप्शन पर रखा जाता है, रिसेप्शन की जॉब जो लड़कियों के पास होती है उसे पिंक कलर जॉब बोलते हैं, पिंक कॉलर जॉब उसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए किसको आधार वर्ष माना गया था? देखो दो चीजें पहले तो एक समझा देते हैं, इसको अभी पढ़ाएंगे आगे। थोक मूल्य सूचकांक और एक होता खुदरा मूल्य सूचकांक। इन सबको पॉवर्टी मापने में काम आता है, जीडीपी मापने में काम आता है,
नेशनल इनकम को मापने में, राष्ट्रीय आय को मापने में इनको काम में लिया जाता है। तो देखो थोक मूल्य सूचकांक का मतलब होता है जैसे तुम्हें 100 किलो की चीनी खरीदी, 100 केजी चीनी खरीदी तो ये थोक मूल्य सूचकांक होगा, उससे बनेगा। खुदरा मूल्य सूचकांक का मतलब है कि तुमने कहा कि 500 ग्राम चीनी दे दो, आधा किलो, हाफ केजी चीनी दे दो, ये होता थोक खुदरा मूल्य सूचकांक। तो बताइए किसको आधार वर्ष माना गया था, जल्दी से जल्दी उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो 2011 और 12 को आधार वर्ष माना गया था, 2011 और 12 को। इस समय बेस ईयर कौन सा है? देखो आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष उस साल को बोला जाता है जिस साल सभी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मल हो, उस साल को ही रखा जाता है। ठीक है, बेस ईयर। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? When was the Reserve Bank of India nationalized? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से उत्तर देना शुरू करो। उन्नीस सौ 35 में कि 1949 में? 1949 में राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था आरबीआई का। आरबीआई का गठन कब हुआ था, कंपोजिशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कब बना था? एक्ट बना था 1934 का आरबीआई एक्ट, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। एक्ट ऑफ 1984 पर नेशनलाइजेशन तब हुआ था। अगला है क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? Which one of the following in the indicates of the micro approach from the national point of view? मतलब हमें राष्ट्र के विकास को अगर आराम से सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखना हो तो हम कैसे इनकम को देखेंगे, कैसे चीजों को निकालेंगे? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, दूसरा टिस्को बिक्री के अध्ययन के आधार पर, ये जी हाँ दोस्तों इसका ए आंसर लगेगा, पर कैपिटा इनकम के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारत में घोषित जो डिक्लेयर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी का थ्योरी है हमारे देश में, के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? और नीति को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संचालन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से कब सीमांकित किया गया था? फर्स्ट इंडस्ट्रियल वैश्वीकरण। अब तो ठीक है, अब तो सब सही दिख रहा है। हेलो 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 सर, रुक रहा है, कहां रुक रहा है? अभी ठीक है, वीडियो नहीं चल रहा है, अभी तो सब सही चल रहा होगा। अभी तो सब सही चल रहा होगा, सही हो गया, सही हो गया बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है? कृषि क्षेत्र में कौन सी चीज है जो कार्यशील पूंजी के तौर पर जानी जाती है? कृषि क्षेत्र में कौन सी चीज है जो कार्यशील पूंजी के तौर पर जानी जाती है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, कृषि क्षेत्र में कौन सी ऐसी चीज है जो कार्यशील पूंजी के तौर पर जानी जाती है? देखो कार्यशील पूंजी का मतलब है जो चीजें एक्टिवेट हों। हेलो जी, तो इसे बोलते हैं जो है कार्यशील, जो होता है पैसा। पैसा देखो, ये मशीन तो एक जगह रखी रहेगी, ट्रैक्टर एक जगह चलेगा और रखेगा, भूमि स्टेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्टिव चीज है वो क्या है?
सबसे ज्यादा जो एक्टिव चीज है वो है पैसा। सबसे ज्यादा जो एक्टिव चीज है वो क्या है? वो है पैसा। अरे यार क्या हो रहा है? हाँ भाई, अभी वीडियो रुक रुक के चल रहा है। वीडियो सही से नहीं चल रहा है। रुको एक बार दोबारा देखते हैं। अब सही है? अब सही, देखो अब सही होगा। अब सही है? अब ठीक है? अब सही है? चलो, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास सभी प्रकार का कंट्रोल होता है? मैंने अभी बताया है, विच इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का किसके पास होता है? तो जी हाँ दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। सरकार जैसा चाहती है वैसी कृषि करने के लिए बोलती है, जैसा चाहती है वैसा प्रोडक्ट बेचने के लिए बोलती है, जैसा चाहती है वैसा करती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जैसा चाहती है वैसा करती है। अगला क्वेश्चन आ गया है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस प्रकार की विशेषता में होता है? यानी कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता है? जल्दी से उत्तर बताइएगा आप लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी मैंने इसका जवाब पीछे ही बताया था। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया था? इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसे इसे निजी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसे निजी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, इसे उदारीकृत अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, इसे थैचर प्लस रीगन मॉडल भी बोलते हैं, थैचर प्लस रीगन मॉडल, थैचर प्लस रीगन मॉडल भी बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी पूंजीपति है वो व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होता है, व्यापार हेतु फ्री होता है। ठीक है, और इसीलिए सबसे ज्यादा स्टार्टअप दुनिया में कहां है? सबसे ज्यादा स्टार्टअप दुनिया में कहां है? यूएस के पास है, अमेरिका के पास है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप इसीलिए दुनिया में किसके पास है? अब ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ गया, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, किस देश के थे? जॉन मेनार्ड कीन्स बेस्ट नोन फॉर द इकोनॉमिक थ्योरी, कीन्सियन थ्योरी वाज रिफर्स टू, किस देश से संबंधित थे? किस देश के थे? गलत जवाब, स्वीडन के नहीं थे, डेनमार्क के भी नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं थे। नॉट फ्रॉम स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। इट इज रिलेटेड टू डे इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के थे।
ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। अब देखो क्या हुआ था, इन्होंने इनका सिद्धांत समझो। कीन्स का सिद्धांत क्या है? कीन्स का सिद्धांत बहुत ही क्लियर है कि अर्थव्यवस्था जब मंदी में थी, अर्थव्यवस्था जब 1929 में मंदी में थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि जब अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में हो, खराब स्थिति में हो, तो आप क्या करो, उस दौरान आप इन्फ्लेशन का ध्यान न दो, आप उस दौरान खर्च करने के लिए प्रेरित करो। खर्च करने के लिए लोगों को पैसा दो। जब लोग खर्च करेंगे, क्योंकि जब लोग खर्च करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार का सृजन होगा। भाई लोग उत्पादन के लिए मजदूर चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार सृजित होगा तो इस व्यक्ति की आय बढ़ेगी, और जब इसकी आय बढ़ जाएगी तो ये खर्च करेगा। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया? कीन्स का मॉडल समझ में आ गया कि पहले खर्च करने के लिए लोगों को पैसा दे दो, यानी क्या कर दो, ब्याज दरें घटा दो, लिक्विडिटी यानी तरलता बाजार में बढ़ा दो, अगर समझ में आ रहा हो तो उत्पादन होगा, उत्पादन के लिए लोग चाहिए, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि मूल्य ह्रास यानी मूल्य में कमी के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता क्या होता है? जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। मूल्य ह्रास यानी मूल्य में कमी। ठीक है, मूल्य ह्रास का मतलब होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब है जैसे आपने एक पंखा खरीदा, जैसे आपने एक पंखा खरीदा, ठीक है, फैन है आपका, ठीक है, इसे मैं बना पाता हूं। आपने एक पंखा खरीदा, फैन, आर्ट मेरी बहुत गंदी है। पंखा खरीदा, मान लो 1000 रुपए का पंखा खरीदा आपने समझाने के लिए, और आप इसको जो है 3 मंथ बाद आप इसको बेच देते हैं। ठीक है, तो 3 मंथ बाद कोई कह रहा है कि हम इसको 600 रुपए का लेंगे, तो 400 रुपए का जो है जो लॉस हुआ आपको, यही है मूल्य ह्रास। 400 रुपए का जो लॉस हुआ, यही क्या है? मूल्य ह्रास है। आंसर बताइएगा। ठीक है, किस पर होता है? फिनिश्ड गुड, तैयार माल पर होता है, पूंजीगत सामान पर होता है, या कार्य प्रगति पर है, या भूमि पर होता है? किस पर होता है? जल्दी उत्तर बताइएगा। देखो, पूंजीगत सामान पर होता है, जैसे बोर्ड, जैसे कैमरा, जैसे हमारे सामने लैपटॉप रखा, जैसे हमारे सामने टीवी रखी, जैसे बिल्डिंग रखी है। तो इसका आंसर होगा मेरे भाई बी, पूंजीगत सामान पर होता है। जैसे बोर्ड है, ये पूंजीगत सामान है, जैसे आपकी कार है वो पूंजीगत सामान है, इन चीजों पर होता है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग बी लगाते चले जाओ। कैपिटल गुड्स पर लगता है, इट इज रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स। अगला है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? किसको जो है सेकेंडरी सेक्टर के रूप में देखा जाता है? जल्दी से बताइएगा, बताओ इसका क्या आंसर होगा? सेकेंडरी सेक्टर के रूप में किसे, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा? कानून का परामर्श करना नहीं, ये थर्ड सेक्टर होगा। चाय का बागान, ये फर्स्ट एग्रीकल्चर में आएगा। फार्म उपकरण का निर्माण करना, जैसे विनिर्माण क्षेत्र में आएगा। जैसे तुमने कोई मशीन बनाई, मशीनों का निर्माण करना, ये किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, बैंकिंग किस में आती है? थर्ड सेक्टर में आती है, सर्विस सेक्टर में आती है, सर्विस सेक्टर में, है ना? क्लियर है? तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बहुत जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बजट, पहली बात तो बजट का संविधान में कोई जिक्र नहीं। बजट की जगह क्या लिखा है?
आर्टिकल 112 में क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। पता है ना, पॉलिटी वाले सर पढ़ा रहे होंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। ठीक है, फिर भी अगर इसको किस में रखा जाता है? भारत के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में रखा जाता है, ठीक, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राज्यसभा में रखा जाता है, या कैबिनेट सचिव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखते हैं, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में रखा जाता है। क्या इसका उत्तर होगा? जल्दी से बताओ। जल्दी से उत्तर बताओ भाई, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होगा? वित्त मंत्री फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, वित्त मंत्री फ्रॉम लोकसभा है ना। वित्त मंत्री कहां रखते हैं? लोकसभा में इसे रखते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में रखते हैं मेरे भाई, वित्त मंत्री लोकसभा में रखते हैं। ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया था? हु ने जो है द मेंबर ऑफ, जो मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट किया हो, जिसने मैक्सिमम टाइम जो है प्रेजेंट किया हो, जल्दी से बताओ किसने सबसे ज्यादा बार बजट को प्रेजेंट किया है? पी चिदंबरम, के षणमुखम चिट्टी, प्रणब मुखर्जी या मोरारजी देसाई? किसने सबसे ज्यादा बार बजट को प्रेजेंट किया है? जल्दी से बताओ। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये फर्स्ट षणमुखम चिट्टी जो है फर्स्ट, जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा षणमुखम चिट्टी। तो जी हाँ दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा। मोरारजी देसाई ने मैक्सिमम कितने टाइम में रखा था? 10 टाइम। मैक्सिमम कितने टाइम रखा था? 10 बार। 10 बार मोरारजी देसाई ने इसको प्रेजेंट किया था। वेरी गुड, जबरदस्त, लल्लन टॉप, मजेदार, बढ़िया आंसर दे रहे हो तुम लोग। ईश्वर करेगा सिलेक्शन होगा। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था? किसने? ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग द प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? अब ये सब मैं जब बजट आ जाएगा तो करवाऊंगा, बताओ जल्दी से। अभी मैंने बताया है, अभी मैंने बताया है, अभी इसका जो पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? के आर षणमुखम चिट्टी। ठीक है, के आर षणमुखम चिट्टी ये प्रथम वित्त मंत्री थे भारत के, प्रथम वित्त मंत्री, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, प्रथम वित्त मंत्री, फर्स्ट फाइनेंस जो है यही थे, के के षणमुखम चिट्टी, साउथ इंडिया के थे। सब लोग सी से भर दो। अभी जब बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो मैं एकदम लेटेस्ट वाला बजट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में 2 सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया? ठीक है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है सीजनल, तीसरा है डिसगाइज्ड, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। किस प्रकार की बेरोजगारी का स्तर भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता है? किस प्रकार की बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है? आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। भारत में तो भैया मौसमी बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, भारत में एकदम मौसमी बेरोजगारी, लेकिन इसका डी जवाब लगेगा। याद करो, मैंने बेरोजगारी वाले चैप्टर में, अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं आपको। इसका डी लगा दो, सब लोग डी लगा दो, सब एक तरफ से डी से भर दो पूरा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? चलो बताओ जल्दी से, मैंने आपको पढ़ाया है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था और कब दिया था? 1971 में किसी ने दिया था? किसने दिया था? इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी के बारे में कहा जा रहा था कि इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा गांधी ने क्या बोल दिया? इंदिरा गांधी ने क्या बोल दिया कि गरीबी हटाओ, और ये फिर चुनाव में जीत कर आ गई, है ना। चलो अगला है, यदि कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, जो मजदूरी का रेट चल रहा है उस पर काम करने के लिए तैयार है,
और उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो उसे किस प्रकार का बेरोजगार माना जाएगा? याद करो, मैंने आपको बेरोजगारी पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? ओके, चलो बताओ जल्दी से। तो से इफ अ पर्सन रेडी टू वर्क द प्रिवेलिंग वेज रेट ऑफ द मार्केट बट ही इज द अनेबल टू फाइंड वर्क, देन व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड इट टू बी कॉल्ड? किस प्रकार की बेरोजगारी उसे बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताइएगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे अनैच्छिक बेरोजगार बोलते हैं। अनैच्छिक कि बेचारा काम करना चाहता है, जो मार्केट रेट चल रहा 350 रुपए पर डे का, तो बेचारा 350 रुपए पर डे पर भी काम करना चाहता है, पर काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है ना। दूसरे कौन होते हैं? स्वैच्छिक बेरोजगार। स्वैच्छिक बेरोजगार का मतलब है कि नौकरी उपलब्ध है लेकिन अभी नौकरी करना नहीं चाहते, तो उनको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, याद रखिएगा। तो इसका बी इज द राइट आंसर। अगला, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है? किस प्रकार की बेरोजगारी में? अब इसका जवाब ठीक से दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा। Which type of unemployment has the marginal productivity of the worker as zero? किस प्रकार की बेरोजगारी में ऐसा होता है? जल्दी से बताओ। किस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता आपकी जीरो रहती है? ध्यान से उत्तर देना इस प्रश्न का। देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देता है। ध्यान से जवाब देना मेरे लाल इसका। लगा दो उत्तर सब लोग बढ़िया से। ए होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब एक आदमी है प्रच्छन्न, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब एक आदमी है, इसके पास 2 बीघा खेती, 2 बीघा खेत है और बेटे 4 हैं प्लस हस्बैंड वाइफ भी हैं। अब 6 आदमी लगे हैं। 3 आदमी अगर लगेंगे तो सही से काम हो जाएगा, लेकिन अगर 3 एक्स्ट्रा लगे हैं, 3 एक्स्ट्रा लगे हैं तो इनके काम करने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इसलिए क्या बोलते हैं? सीमांत उत्पादकता पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, एकदम हिला के रख दिया तुम लोगों ने पूरा सिस्टम। अगला है, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? याद करो, मैंने विकसित और अविकसित बताया था। अनैच्छिक, स्वैच्छिक, संरचनात्मक या प्रच्छन्न। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द डेवलप्ड कंट्री? विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? विकसित देशों में जल्दी से बताइएगा। बी लगाओ सब लोग, सब लोग बी लगाओ। बी बी देखो, संरचनात्मक तो होती ही होती है, स्वैच्छिक ज्यादा होती है। लोग अपने स्टार्टअप्स ज्यादा करने लग गए हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं। अगला है, अगला प्रश्न बड़ा शानदार है, बड़ा शानदार किस्म का क्वेश्चन है। यदि किसी कंपनी में नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हो और कुछ कर्मचारियों को कंप्यूटर ज्ञान ना होने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाए, तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी बोलेंगे? इफ न्यू कंप्यूटर आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द कंपनी एंड सब एम्प्लॉइज आर नॉट फायर्ड फ्रॉम द जॉब ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, देन व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड इट बी कॉल्ड? उसे किस प्रकार के उसके कैटेगरी में रखा जाएगा? तो पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। उसे किस प्रकार की बेरोजगारी में रखा जाएगा? सब गलत जवाब बता रहे हो, सब लोग गलत जवाब बता रहे हो।
एक बच्चे का सही जवाब आया बी, इसका आंसर लगेगा बी, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी से बोला जाएगा। बी लगाओ सब लोग, बी, बी फॉर बॉय, सब लोग बी से चैट भर दो। संरचनात्मक बेरोजगारी उसे बोला जाएगा मेरे भाई। क्या बोलेंगे? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल। हमारे यहाँ कंप्यूटर के बारे में कौन सबसे ज्यादा सोचता था? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी इसे लेकर आए थे, कंप्यूटर क्रांति इन्हीं के समय में हुई थी। राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के जनक हैं। अब ये मत सोच लेना कि कंप्यूटर की खोज इन्होंने कर दी थी, ऐसा नहीं है। अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कृषि क्षेत्र में जल्दी बताओ, ए लगा दो सब लोग, ए लगा दो। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन में मजा आ रहा है जी, याद रखिएगा, है ना। 1 बीघा खेती, 4 ठो लौंडे सब लगे हैं उसी में। अगला है, साइक्लिक एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन, ठीक है, चक्रीय और घर्षणात्मक बेरोजगारी कहां पाई जाती है? कम विकसित देशों और विकासशील देशों में, विकासशील देशों में, विकसित देशों में, कम विकसित देशों में, ठीक है। चक्रीय और फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक प्रकृति की बेरोजगारी कहां पाई जाती है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। कहां पर पाई जाती है? चक्रीय और घर्षणात्मक प्रकृति की बेरोजगारी कहां पाई जाती है? नहीं, पहले नहीं बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। बता बेटा, इसका क्या जवाब होगा? सही से बताओ। बी आंसर लगाओ सब लोग। ए नहीं, बी नहीं, सी लगाओ, सी आंसर लगाओ, सी आंसर लगाओ, सी। डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों में। कहां पर? विकसित देशों में पाई जाती है मेरे दोस्त। कहां? डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री की विशेषता क्या होती है? जहां पर कैपिटा इनकम हाई हो, जहां पर प्रोडक्शन हाई हो, जहां सर्विस इकोनॉमी का दबदबा हो, जहां पर लोगों की लाइफ स्टाइल ज्यादा बेहतर हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, जीवन प्रत्याशा भी अच्छी हो, जहां पर एनीमिया ना हो, रक्ताल्पता की कमी ना हो, है ना। ये सारी चीजें जो है विकसित देशों में होती हैं, है ना। ये सारी विकसित, कम जनसंख्या हो, वो सर्विस इकोनॉमी पर ज्यादा बेस्ड हो, ऐसे देशों को विकसित देश कहा जाता है। अगला है, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसने विकसित करी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा जल्दी बताओ। छिपी हुई बेरोजगारी की अवधारणा किसने दी थी? छिपी हुई बेरोजगारी की अवधारणा किसने दी? कीन्स ने, अमरसेन ने, रॉबिन्सन ने या अल्फ्रेड मार्शल ने? इसका आंसर लगा दो रॉबिन्सन, सब लोग लगाएंगे रॉबिन्सन इज द राइट आंसर। रॉबिन्सन, सब लोग इसका आंसर लगाएंगे। छिपी हुई बेरोजगारी की अवधारणा किसने दी? रॉबिन्सन ने दी। अमरसेन किसके लिए जाने जाते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, एचडीआई के बारे में जानते हैं। एचडीआई की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसमें पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा है और शिक्षा है, शिक्षा स्वास्थ्य है ना। ये सब चीजें रखी गई हैं, ये सब चीजें रखी गई। अमरसेन की बुक का क्या नाम है? आइडिया ऑफ जस्टिस, है ना। तो इसका आंसर लगेगा रॉबिन्सन, लगाओ सब लोग। अगला क्वेश्चन आ गया, हु आर द कंट्री इन द लेबर फोर्स आर द कंट्री? किसी देश की जनसंख्या में श्रम शक्ति किसे माना जाता है? तो मैं बार बार बोलता रहता हूं कि 67% लोग हमारे देश के युवा हैं, 67% हमारे देश के लोग युवा हैं। तो किस साल के वो लोग माने जाते हैं? किस साल तक के वो लोग माने जाते हैं? याद रखिएगा, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा।
बच्चा जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा फटाफट, जबरदस्त 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 एकदम। याद रखिएगा, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। हमारे देश में एक कंसेप्ट होता है जनसंख्या लाभांश का। जनसंख्या लाभांश का एक सिद्धांत होता है। जनसंख्या लाभांश का मतलब हमारे देश की 67% युवा आबादी है, नोट कर लीजिएगा। और ऐसे में कौन से लोग होते हैं जिनकी आयु 15 से 65 वर्ष के बीच की है? 15 से 65 वर्ष के बीच की है, उनको क्या माना जाता है? कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। 15 से 65 साल तक के लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 15 से 65 साल तक के लोग इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। बी लगा दो सब लोग, बी लगा दो, बी से चैट भर दो पूरा। जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शामिल है? तो ये क्वेश्चन पिछली बार हो गया था। यहां तक हम लोग आज रखेंगे, यहां तक हम लोग आज रखेंगे, ठीक है। अब बताओ तुम लोगों को, बताओ जबरदस्त क्वेश्चन लगे कि नहीं लगे? अब आपको पढ़ाई करनी है बेहतरीन ढंग से। कल सुबह क्लास आपकी हो गई 11 बजे, ठीक है, और मजेदार ढंग से उसको हम लोग आगे करेंगे, जबरदस्त ढंग से करेंगे। क्लास में मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लास में मजा आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया आप लोगों ने क्वेश्चन करे, जबरदस्त क्वेश्चन करे, और अधिक से अधिक लोगों ने क्वेश्चन सही करे। आशा करता हूं कि सबको क्लास बहुत ही फ्रूटफुल और जबरदस्त लगी होगी, और बढ़िया से आप लोगों ने क्लास को एंजॉय भी किया होगा, है ना। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि रेटिंग आप लोग जबरदस्त कीजिएगा, रेटिंग बढ़िया करेंगे। अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, इसलिए बहुत एक्सीलेंट क्लास के ढंग से हम लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि इसी तरह हम लोग ज्योग्राफी में भी फोड़ेंगे और बेहतरीन कमाल करके दिखाएंगे। इस बार रिजल्ट हमें पॉजिटिव लेकर आना है, हर हालत में लेकर आना है कि नहीं आना है? ठीक है, रिजल्ट लाइए, जिंदगी को बेहतर बनाइए, लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाएगी, उसके बाद बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मजा आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जबरदस्त रिजल्ट आना है, जरूर आएगा रिजल्ट, है ना। और सिलेक्शन कर ला के दिखाना है हमको हर हालत में। और सभी से निवेदन है कि रेटिंग सब लोग अच्छी करके जाइएगा, अच्छी रेटिंग करेंगे। ज्योग्राफी जल्दी स्टार्ट करेंगे, अच्छी रेटिंग करेंगे। फटाफट बताओ आप लोग, 5 into 5 कितने लोग करेंगे? बिल्कुल जबरदस्त ढंग से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो फटाफट फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके, जय हिंद, गुड नाइट।